नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। देश का आम बजट जो है वो अभी पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उसे संसद में पेश करेगी और बजट के साथ में हम जब देखते हैं तो ज़्यादातर लोग टैक्स में क्या है, किसका भाव कितना बढ़ा, क्या महँगा होगा, क्या सस्ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं जानते, नहीं देखते। लेकिन आम बजट बनता कैसे है? ये एक बहुत ही अच्छी और सरल तरह की प्रक्रिया हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है जाने-माने इकोनॉमिस्ट प्रदीप आप्टे सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। कई सारी दिलचस्प बातें हैं इस बजट को लेकर। 26/11 से बजट का क्या रिश्ता था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस दौरान किसने हमारे देश का पहला बजट पेश किया, बहुत कम अगर आप अभी के इसमें देखें तो इससे बड़े तो घोटाले होते हैं। महज 197.26 करोड़ का हमारा पहला आम बजट था। सर, बजट कैसे बनाया जाता है ये हमारी जनता के लिए समझाइए। ये प्रक्रिया कितने दिन चलती है? अर्थसंकल्प तैयार करने की प्रक्रिया एक दृष्टि से देखो तो सितंबर से जारी रहती है। जी। और इसका कारण ये है कि जब किसी महीने के किसी वर्ष के अप्रैल में जब बजट मंजूर हो जाता है, वो अर्थसंकल्प मंजूर होना ये सरकार के लिए बहुत अहम चीज है। क्योंकि अ, अगर संसद ने उसे मंजूर नहीं किया तो उसका मतलब ये होता है कि सरकार को इस मंजूरी बिना एक पै भी नहीं खर्च करना। घटना के अनुसार ये जरूरी है कि जो भी कुछ सरकार उत्पन्न के रूप में कर या बिगर कर, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको बोलते हैं वो, या सरकार अगर कोई कर्जा निकालना चाहती है, कर्जा का निवास करना चाहती है, निराश करना चाहती है, इस सब के लिए इन सब को लोगों जो बातें हैं, जो सब बातें बजट में रहती है। और अगर वो बजट मंजूर नहीं हो गया तो एक्सेप्ट फॉर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में सरकार को मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले ही मंजूरी हो चुकी है, या उस मंजूरी के मुताबिक सरकार को वो खर्चा करना ही है। जैसे कि अगर सरकार ने 5 बरस पहले कोई एक कर्जा ले लिया है और उस पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट के बारे में बजट में वो आइटम रहता है, लेकिन उस पर संसद हाँ या ना नहीं कहती। इसके लिए ये बजट में दो प्रकार की आइटम्स होते हैं। एक को बोलते हैं वोटेड, जिसके लिए मतदान हो सकता है, और कुछ चीजें जो होते हैं जिस बारे में वोटिंग जरूरी नहीं होता, कि माना वोटिंग चीज जरूरी होती ही नहीं है, उसको अलग समझा जाता है और वो अलग दिखाए जाते हैं। सो वोटेड एक्सपेंडिचर जो है वो 50% के आसपास होता है, क्योंकि इतने बरस सरकार जो चल रही है उस हिसाब से जो भी कोई सरकार की देयता तैयार होती है, वो देयता को लिए फिर से पेश करना जरूरी होता है, लेकिन उसमें वोट नहीं होता। जब जब सरकार के लिए ये मंजूर जो कोई राशि होती है, वो राशि का जो कुछ विनियोग हुआ, वो विनियोग कितना हुआ है, कौन से अवस्था में है, उसकी लागत बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, राशि मंजूर की है लेकिन खर्चा हो नहीं सकता, ये सबका रिव्यू सितंबर से शुरू होता है। और दिसंबर के समय पर भी ये रिव्यू फिर से एक बार किया जाता है। ये जो जिसे हम अर्थसंकल्प कहते हैं, ये घटनात्मक ऑब्लिगेटरी है। जी। अगर ये नहीं पेश किया तो सरकार को कुछ भी कौन सा भी प्रकार का उत्पन्न पैदा करना या खर्चा करना, ये उसके अधिकार में नहीं रहेगा। इसलिए बजट ये अनिवार्य है। अब जो रिव्यू होता है वो कौन सी एजेंसीज करती है? कौन-कौन, नीति आयोग के डिपार्टमेंट, अलावा डिपार्टमेंट्स कौन से हर कौन से? डिपार्टमेंट में, नीति आयोग का इसमें कुछ कोई संबंध नहीं रहता रियली। हर डिपार्टमेंट में दो प्रकार के ऑफिसर होते हैं, एक को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफिसर, दूसरे को बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। इनके पास ये जानकारी रहती है, सांख्यिकी रहती है। वो बताते हैं कि कितना
एक्सपेंडिचर हुआ है या हम्म, कितना महसूल पैदा हुआ है और कितना महसूल होने वाला है, controlling officer is supposed to adhere to that, and estimation officer is supposed to generate estimates for what is likely to happen in next 6 months जी, or so, which is yet to complete the हम्म, financial year. So these two entities are there in every department. So you don't have separate machinery for this. Department itself has the provision for this. So it is consolidation of all figures which is coming from controlling officers or estimation ना officers. मैनेजमेंट की भाषा में अगर हम पूछे तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, नहीं नहीं, ये बॉटम टू टॉप बॉटम टू जानकारी, टॉप अप्रोच है। बॉटम टू जी, टॉप जानकारी जाती है, जी, उसके बगैर ये जानकारी पैदा ही होनी नहीं हो सकती। हम्म, सो ये जो एक्सरसाइज है वो सितंबर, फिर दिसंबर और फिर फरवरी एंड में या मार्च के एंड में वो कंसोलिडेट होता है। एंड देर आर एक्चुअली द बजट हैज, उसके बहुत फीचर्स है। हम्म, कौन सा एक्सपेंडिचर है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर का है, ये रेवेन्यू वाला महसूल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम्म, ऐसी बहुत डिस्टिंक्शंस होती है, उसकी डेफिनेशन है। और हर डिपार्टमेंट के लिए एक कोड होता है, हम्म, हर टाइप ऑफ रेवेन्यू और रिसीट्स के लिए एक्सपेंडिचर के लिए कोड होता है। सो आपको अगर ढूंढना है तो आपको कोड मालूम होना चाहिए। जी, बजट जब प्रिंट होता है तो या प्रिंट होता है माने बजट जब प्रेजेंट होता है तो उसके सामने वो कोड रहता है। If it is the revenue, then it is 0 or 1. Then it is expenditure, then it is 3 and 4, and something like that. Actually, 2 and 3. So, this is a coding system, and this coding system is more or less similar, but not identical, between union government and state government. State government का बजट भी ऐसा ही होता है। ये कोड्स कैसे कौन तय करता है, तो उसका यही एक उत्तर है, जवाब यही है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये उसका कोडिंग सिस्टम डिवाइस करते हैं, उसके मुताबिक ही बजट प्रेजेंट करना जरूरी होता है। फिर सब जगह से आके कंसोलिडेट जब सारी जानकारी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, उसके बाद में ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ड्राफ्टिंग का समय कितना होता है कि उसका आकलन करने के बाद? फाइनल फिगर्स जो होते हैं वो जनवरी के आसपास शुरू हो जाता है, जिसको फाइनल कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन इसमें दो तरह की विधियां हैं। एक विधि ये है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कम करना है, कौन सा बढ़ाना है, ये पॉलिसी उस वक्त जो डिसाइड कर लिया जाती है उसके मुताबिक चलता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने कहा था 500 करोड़ करेंगे, लेकिन 500 करोड़ तो हुआ नहीं है। हुआ नहीं। तो फिर उस ये क्यों नहीं हुआ, ये ध्यान में रख के अगले बरस की जो प्रोविजन होती है वो प्रोविजन या तरतूद जिसको बोलते हैं, उन तरतूदों को बदला जा सकता है। उसको ध्यान में रखकर जो पिछले बरस का जो अनुभव है, डिपार्टमेंट की मांगे है, इन सब की एक पर्सपेक्टिव बन के वो फिगर्स तय होते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट से फिनांस मिनिस्ट्री निगोशिएट करती रहती है। फिनांस मिनिस्ट्री कहती है कि आपको क्या करना है, ये सरकार की ये उद्दिष्ट है, इसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए, ये कितने बरस में चलेगा, कितने बरस के 5 बरस चलेगा, लेकिन अगले बरस कितना होना चाहिए। ये सब जो चीजें होती है, ये हर एक डिपार्टमेंट से फिनांस मिनिस्ट्री का निगोशिएशन होता है। आप उसको निगोशिएशन भी कह सकते हैं, बार्गेन भी कह सकते हो। डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमको अगर बढ़ाना है तो हमको इतना खर्चा चाहिए, लेकिन फिनांस मिनिस्टर कहती है कि इतना खर्चा तो संभव नहीं है, वो उतना रिसोर्स आपके पास नहीं है, उसके संसाधन नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उनमें बातचीत होके जो कुछ उससे जो कहीं कुछ मतलब निकलता है, उसके मुताबिक बजट में प्रोविजन की जाती है। और हाँ जी। ये भी एक जरूरी बात है समझना कि सरकार का जो बजट है, वो बजट जिसको अकाउंटेंसी के भाषा में जो बोलते हैं, वो कैश बेसिस बजट है। उसका डबल एंट्री बुक कीपिंग से कोई ताल्लुक नहीं रहता। बजट ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के नहीं लिखा जाता, या डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिखेगा तो उसका चित्र थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कंपनी के लिए बैलेंस शीट होता है, वैसा गवर्नमेंट का बैलेंस शीट नहीं रहता। उसके बहुत बहुत कुछ कारण है, लेकिन जिनको ये बजट पढ़ना है और उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका कौन सा मायना क्या रखता है, ये देखना है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कैश बजट जैसा बजट है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का बजट नहीं होता।
So, reading other financial statements of the company and reading the financial statements of government, उसमें गवर्नमेंट फर्क है. फर्क है. 197.26 करोड़ का हमारा पहला बजट था. 26 नवंबर की जो मैं बात कर रही थी, 26 नवंबर 1947 में उसे चेट्टी जो थे हमारे पहले वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया था संसद में. और उसके बाद में अगर कुछ ये बताऊँ तो इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो इंदिरा गांधी वो ऐसी प्रधानमंत्री थी जो जिन्होंने 1970-71 में बजट पेश किया था वित्त मंत्री के तौर पर. कई सारे बजट में ऐसे इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स है. जैसे अभी एक तो रेल बजट अलग से होता था और फिर रेल बजट को भी आम बजट के साथ में जोड़ दिया गया. फिर निर्मला सीतारामन जी ने वो जो एक सूटकेस ब्रीफकेस लेके आते थे वित्त मंत्री, उसको हटाया, एक तरह से बही खाता लेके आई. आपने ये बजट जब पेश होता है तो उसका एक भाषण भी बनता है, जो स्पीच जो देने वाले हैं पार्लियामेंट में, वो उसमें जिसमें हाइलाइट्स ज़्यादातर होते हैं. तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये स्पीच करना, स्पीच होना या तैयार होना, फिर उसको पेश करना, आपके पास भी कई सारे इसके दिलचस्प किस्से होंगे, जानकारियाँ वो होंगी. क्या है, हर एक बजट में कुछ ना कुछ तो ऐसी घोषणाएं होती है जी. कि जो सरकार के लिए अपनी जनता में जो छवि तैयार करना है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से वो ऐसे कुछ स्कीम्स रहते हैं. कोई अचीवमेंट का अकाउंटिंग रहता है कि हमने इतना किया, इतना खर्चा किया, इसलिए ये हुआ वो हुआ. ये सब बातें बजट स्पीच के पहले पार्ट में आती है. और दूसरी पार्ट में इसका भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं और आज तक हमने क्या हासिल किया है, उसका जो कुछ जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो पार्ट 1 में कहते हैं. पार्ट 2 में दूसरी बातें होती है. क्या होता है कि सरकार का प्रमुख आमदनी, आय जो है, इनकम जो है, वो टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में होता है. उसमें टैक्स का तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो टैक्स पेयर है उनको पड़ता है, सामान्य जनता को उसमें दिलचस्पी रहती है. लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है क्योंकि ये जो रेट्स है कमोडिटी टैक्सेशन के, वो जीएसटी के रेजिम में ऐसा हुआ है कि वो फिक्स है और ये ऐसे हर एवरी ईयर बदल नहीं जा सकते. तो हर साल जो पहले होता था कि इसका टैक्स बढ़ाया जाए, उसका टैक्स कम किया जाए, सो इसलिए सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, उस हिसाब से अब इसका बहुत कम महत्व रहा है. जीएसटी की वजह से बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं. उसमें से एक ये बदलाव है कि जो टैक्स रेजिम है ये स्थिर है, वो इतनी इजीली बदलती नहीं. जो कुछ अब होता है वो प्राधान्यता आयकर के बारे में होता है. और कुछ ऐसी कुछ बातें हैं कि आयकर का जो आयकर कलेक्ट करने का जो तरीका है, उसके लिए जो वैधानिक प्रावधान है, जैसे आयकर का जो कायदा है, उसके जो छोटे 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 से हिस्से होते हैं जिसको हम सेक्शंस कहते हैं या आर्टिकल्स कहते हैं, उसमें छोटे छोटे बारीक से ऐसे बहुत बदल होते जाते हैं. वो बदल जो होते हैं उसके मुताबिक इनकम टैक्स रेजिम कैसे काम करेगी, उस टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कौन सी बात का कैसा इंटरप्रिटेशन रहेगा, ये सब बातें जो होती है, ये बातें फिनांस एक्ट में होती है. एंड फिनांस एक्ट में कहा जाता है कि इसके बदले ये पढ़ा जाए, इसके बदले ये लिखा जाए. ये फिनांस एक्ट जो है, तो ये फिनांस एक्ट, ये सब जो टैक्सेशन के जो कायदे हैं उनमें होने वाले बदलाव का विश्लेषण और वर्णन होता है. और जो विश्लेषण होता है, जिसका इंटरप्रिटेशन होता है, वो इंटरप्रिटेशन जिसे मेमोरेंडम कहते हैं. तो फिनांस एक्ट के पर पे जो छोटा पेपर होता है, उसके संलग्न दूसरा पेपर होता है, उसको मेमोरेंडम कहते हैं, जिसमें उसका सटीक व्यावहारिक स्पष्टीकरण किया जाता है. सो जिनको टैक्स में रुचि है उनको ये दो डॉक्यूमेंट चढ़ना चाहिए, वो फिनांस मिनिस्ट्री की स्पीच पढ़े या न पढ़े. अगर मैं सीए हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, तो मेरा इंटरेस्ट फिनांस एक्ट में है. फिनांस एक्ट में कौन से बदलाव आए, कौन सा सेक्शन, कौन सा शब्द इंसर्ट किया है, कौन सा शब्द डिलीट किया है, ये सब बातें जो होती है वो फिनांस एक्ट में रहती है. So the most important document from taxation point of view is Finance Act and the memorandum which explains the nature of changes. एक बार बजट संसद में पेश हो गया, उसके बाद में लोग तो जानते हैं कि एक सेशन, विशेष अधिवेशन उसके लिए होता है. फिर वो जाता पहले राज्यसभा में है, लोकसभा में, और वो प्रक्रिया किस तरह से चलती?
तो वो राज्यसभा और लोकसभा उसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रेजेंट होता है तो एक ही समय होता एक ही समय होता है जी। है। और जो जिसका एक मतलब ऐसा है कि उसको बजट की भाषा में डिमांड फॉर ग्रांट हम्म बोलते हैं, जो हम्म ईच फॉर ईच डिपार्टमेंट देयर इज अ प्रोविजन, हम्म एंड दोज डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है उसका विवरण वहां पे होता है। हम्म। और हर एक डिपार्टमेंट का जो डिमांड फॉर ग्रांट का जो प्रावधान होता है उसको सेपरेटली पास किया जाता है, दोनों सदनों में पास किया जाता इज इट ऑब्लिगेटरी, मतलब है। पार्लियामेंट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी। इज इट, हाँ या। और जब अभी इस साल जो अभी ये होगा, ये तो अंतरिम अर्थसंकल्प होगा हाँ, जिस तरह क्योंकि से ये बजट क्या क्योंकि है, सरकार अब तो नई सरकार बनने वाली है, जी। क्योंकि अब चुनाव होंगे। हम्म चुनाव के बाद जो सरकार गठित हो जाएगी उसको जो निर्णय करना है वो रेडिकल निर्णय कर सकते हैं। हम्म। चुनाव के पहले ऐसा बजट आप नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से चुनाव पे कुछ असर परिणाम हो जाए, जी। असर पड़ जाए। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि अब तो 4 महीने के लिए ये प्रक्रिया तो हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे? सरकार तो चलता रहना जरूरी है कि जितना एक्सपेंडिचर सरकार का जो हर रोज का कामकाज जो है वो जारी रखने के लिए जितना एक्सपेंडिचर जरूरी होता है उतना ही एक्सपेंडिचर और उतना ही रेवेन्यू कलेक्शन के जो प्रोविजंस होती है उसके लिए यहाँ पे पेश किया जाता है। क्योंकि सपोज 4 महीने ये सब इलेक्शन डिक्लेयर होगी, बाद में उसका प्रचार होगा, बाद में वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, देन नई गवर्नमेंट उसके फिर कोई नई सोच है, नया प्रोग्राम है, नए प्रावधान करने हैं, तो उसके लिए जो समय देना चाहिए उस समय में सरकार कैसी चलेगी? सो सरकार का जो कोई काम है वो जारी रखने के लिए जो जरूरत है उतना ही ये इस बार बजट में, ये बजट में होता है। इस बजट में फिर होता वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट, प्रॉपर फुल फ्लेज बजट, इसमें फर्क क्या है? है। वोट ऑन अकाउंट इज अ नेम फॉर दिस interim budget. Interim budget in between can always be done. In fact, there are many other budgets which actually get amended, which we don't notice. There is a provision called supplementary grant और supplementary demands. तो supplementary demand जब होते हैं तब रिवीजन होता है। जैसे ये कोविड जैसे अगर कोई हाँ, परिस्थिति आई या युद्ध कोई जैसी कोई भी परिस्थिति। जो जिसका प्रावधान किया है लेकिन उसको बदलना जरूरी है तो फिर वो पार्लियामेंट में फिर से जाएगा, फिर से वहां वोट हो जाएगा और वो उसके मुताबिक एक्सपेंडिचर होगा। सो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बजट में बहुत रहती है। इसी कारण से कोई प्रावधान इतना किया है, इतना कम किया है, इतना ज्यादा किया है, इसकी ये जो इतनी चर्चा चलती है उसमें उसमें कोई वैसे ज्यादा कोई दम मतलब नहीं नहीं। रहता। और अगर हम पहले देखें तो पहले 197 करोड़ में लगभग 92 करोड़ से ज्यादा डिफेंस पर था एक्सपेंडिचर। क्यों नया नया ये ये हो रहा था तो इसलिए, और अभी डिफेंस जी। उस समय सरकार की प्रोग्राम्स कम थे, डिपार्टमेंट्स कम थी, सरकार के एक्सपेंडिचर की एरियाज कम थी, और दैट टाइम होम मिनिस्ट्री डिफेंस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर बिकॉज दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। So there is no point in comparison that with now, because now we have changed, अपना इकोनॉमी इतना बदल गया है, डिफेंस का तरीका भी बदल गया है, जी। उसका साइज बदल गया है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती जाती रही है उसके मुताबिक उसका कुछ ना कुछ तो प्रत्यांश में उसका प्रतिबिंब बजट में आ ही जाएगा। और डेफिसिट जो होती है, वित्तीय टूट, तो वो कितनी आइडियल होनी चाहिए जिससे एक इकोनॉमी स्थिर रहे? ऐसा है, इकोनॉमी स्थिर रहे कहना, इकोनॉमी स्थिर तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसमें तो मूविंग बदलाव और होने वाला ये है, उसमें यस बढ़ोतरी यस। होने वाली है। उसका जो सवाल है, जो समस्या है, वो समस्या ऐसी है कि अगर सरकार को खर्चा बढ़ाना है, कहाँ से बढ़ाएगी? सरकार को दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आय व्यय जिसको बोलते हैं, जी रेवेन्यू जी एंड जी। एक्सपेंडिचर। सो आप कुछ ना कुछ कमाते हो, उससे जो खर्चा भागता है वो एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन इसके कई वर्षों से, सिंस 86, गवर्नमेंट हैज डेफिसिट ऑन व्हाट इज कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट। जितना सरकार कमा सकती है टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू से, उससे उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का सरकार खर्चा कैसे करेगी? सो वो बारो करती है।
जब बोरो करती है तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यानी अगले वर्ष का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है. So this is something what is called a debt trap, and the government of India, Union Government of India, is a debt in this kind of a debt trap for nearly 40 years, 4 decades. जब when government borrows, जब सरकार कर्जा लेती है तो कर्जा कहाँ से फाइनेंस होता है? कोई ना कोई तो अर्थव्यवस्था में बचत करता रहता है. उस बचत को सरकार या गैर सरकारी जो एंटिटी है, जैसे कंपनियां है, तुम हम लोग है, वहां से हम कर्जा लेते हैं. एक की बचत होती है जिसकी बचत इनडायरेक्टली दूसरे के खर्चे के लिए दिए जाती है. अगर सरकार ने उस बचत से बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया तो क्या होगा? तो जो बिगर सरकार है, गैर सरकारी जो लोग है, उनको रहने वाला वो बचत का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा. और उस बचत को भी बहुत डिमांड रहती है, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. अगर वो ऐसा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये नाकामयाब होंगे, इसलिए लोग छोड़ देंगे. इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वृद्धि कम होगी. सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. ये जो उसका जो बैलेंस है, तो बैलेंस कैसा कितना रहना चाहिए कि जिस हद तक अगर गवर्नमेंट भी बोरो करे तो उसका इकोनॉमी की वृद्धि में ज्यादा बुरा असर नहीं पड़े. इसको बोलते हैं नॉर्म. ये नॉर्म ऐसा कहा गया है 2001 2002, फिर जब ये मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस का एक्ट आया, वहां ऐसे माना गया था कि 3.5% ऑफ द जीडीपी, उतना ही वो घाटा रहना चाहिए. लेकिन वो कभी रहा नहीं. ये एक या दूसरी वजह से ऐसा होता रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्जा ही लेते जाती है. और उसका कोविड के टाइम में तो उसका शेयर बहुत बढ़ गया था, 9% 10% के आसपास गया था. अब शायद वो कम होगा, लेकिन उसका ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो कोई पूरी अर्थव्यवस्था से जो कुछ बचत पैदा होती है, इसका ज्यादा हिस्सा सरकार को जाए या ज्यादा हिस्सा बिगर सरकार, गैर सरकार एंटिटी को जाए, क्योंकि उनके बढ़त के लिए भी वो जरूरी होता है. इसलिए ज्यादा सरकार का कर्जा लेना गैर सरकारी एंटरप्राइजेस है उन पर बुरा असर करता है, विपरीत असर करता है. और अभी जो साइज की हमारी इकोनॉमी है और जो ग्रोथ हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहें? जी, अब तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये दुनिया में देखे तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, सक्षम अर्थव्यवस्था है. कोविड के बाद भारत की सक्षमता अन्य बहुत से विकसित देशों से तुलना करें तो भी बहुत अच्छी है. लेकिन उसको अगर बढ़ावा देना है तो ये सोचना चाहिए कि 10 वर्षों बाद हम कहाँ पे होंगे, हमारा पर कैपिटा इनकम कहाँ होगा, हमारे अर्थव्यवस्था में कौन से नए क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र ये ज्यादा जोर से बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आम तौर पर जिसको औसत उत्पन्न कहते हैं या औसत आय कहते हैं, वो कितने बढ़ सकती है. इसके हिसाब से जो देखे तो मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पर रिस्ट्रिक्शन आना जरूरी है. और उसके पर्याय गवर्नमेंट कर नहीं सकती, इसलिए वो हो ही नहीं सकेगा ऐसा तो होता नहीं है. बाजार की ये क्षमता रहती है कि अगर उसकी जो मांग है, वो मांग अगर सच्ची है तो कोई ना कोई तो बाजार में पैदा होगा जो उसको पूरा करेगा. तो ऐसा समझना कि सिवा गवर्नमेंट या कोई नहीं कर सकता, ऐसे बहुत बारे में सोचना ये गलत बात है. और इसीलिए निजीकरण का जो महत्व है वो निजीकरण का महत्व इस दृष्टि से है क्योंकि आप अगर ये समझे कि जो कुछ चाहिए वो सरकार ही करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता. इसकी सरकार की भी क्षमता नहीं रहती. इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ प्राधान्य क्रम तय करना चाहिए. निजीकरण का है जैसे, और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी लगातार चर्चा कि जो यूनिट नहीं चल रहा है ठीक से उसे प्राइवेटाइजेशन में. तो प्राइवेटाइजेशन में दो तरीके हैं. एक तरीका प्राइवेटाइजेशन का जो ऐसा है कि आप प्राइवेटाइजेशन कैसे करें, आप उस उद्योग के पुनर्निर्माण के लिए, पुनरुज्जीवन के लिए कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं कि वो सरकारी तरफ पे ही हो, आप कोई प्राइवेट पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं. ये एक है.
दूसरा है कि सरकार को सोचना चाहिए कि क्या ये उद्योग अभी उसी तरह से चला जाएगा या और कोई तरह से चला जाएगा। जैसे देखो बीएसएनएल, जी। बीएसएनएल की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी टेलीकॉम से, हुँ। उस टेक्नोलॉजी से अब काम नहीं चल रहा, जी। चलना अच्छा भी नहीं होगा। तो बीएसएनएल को रिवाइव कैसे करें? उसके लिए उसके कौन से कितने पहले हिस्से के जो पहले पूर्व इतिहास के जो हिस्से है वो कितने रखने चाहिए, कितने छोड़ देने चाहिए, बंद करने चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के बाद सोचते हैं कि अब ये वस्तु तो इतनी बिकती नहीं है तो हम वही करते रहे, ऐसा करना तो मुमकिन नहीं होता, वो सेंसिबल नहीं होता। उसी तरह से सरकार अगर बिजनेस के हिसाब से उस एंटरप्राइज को देखती है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखती है, तो सरकार ने भी इस तरह के रिफॉर्म उन एंटरप्राइजेस में करने चाहिए। तो बीएसएनएल को अगर आप बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड नई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ भाग तो जो पुराने टेक्नोलॉजी का उसको बंद करना पड़ेगा। उनमें से कुछ कर्मचारी जो है उनको ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान नहीं है, उनको रिटायर करना पड़ेगा। ये सब तो होता रहता है। जैसे अब देखो बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो की पहले टेक्नोलॉजी 30 बरस पहले की, 25 बरस पहले की बिल्कुल अलग थी। उन्होंने वो पूरी बदल दी। कैसे बदल दी? कुछ लोगों को वीआरएस करके रिटायर कर दिया, नया टेक्नोलॉजी लाया, नया टेक्नोलॉजी के लिए नया मैन पावर लाया, उनको ट्रेन किया। उसी तरह से उसी ढंग से सरकार को भी अपने जो उनके मालकी हक में जो है उन एंटरप्राइजेस को किस तरह से चलाया जाए, इसके बारे में पुनर्विचार जरूरी होता है। हर बार निजीकरण की, निजी पार्टनरशिप लेने की जरूरत होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे बीएसएनएल का मामला हो या फिर एयरलाइंस का हो, एयरलाइंस तो एक ऐसा था कि इट वाज बहुत घाटे में चलने वाली चीज थी। रेलवेज का जो निजीकरण अभी कुछ हद तक किया जा रहा है, तो आलोचना तो अक्सर क्या देखी होती जाती है, ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, उसमें कोई नया नहीं है। 1952 में जब हमने ये सोचा कि भारत का औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ही बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, तब एक समस्या ये आई थी, गवर्नमेंट जिस ढंग से काम करता है, जिस सोच से काम करता है, उसके जो कुछ तरीके होते हैं वो तरीके कमर्शियल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होते। और अगर आप कमर्शियल बिजनेस करना चाहते हो लेकिन गवर्नमेंट की अन्य सेवाओं जैसा उसका कारोबार चलाना चाहते हो तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये 1952 में एडी गोरवाला नाम के एक आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रबंध लिखा था उस टाइम। और उसका उन्होंने जो उसमें जो सिद्धांत के रूप में जो सवाल खड़ा किया था वो ये था कि आप अगर धंधा चलाना चाहते हैं तो उसमें कमर्शियल तरीके से काम करना तो जरूरी है, लेकिन आप ये कॉमर्स किसकी वजह से चल रहे हैं? तो पब्लिक के पैसे की वजह से चल रहे हैं। तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन उसका अच्छी तरह से जो कुछ यूटिलाइजेशन हो वो जरूरी है, तो उसको कमर्शियल फ्रीडम भी चाहिए। इसलिए सब पब्लिक एंटरप्राइजेस में कमर्शियल ऑटोनॉमी वर्सेस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऐसा टेंशन रहेगा। तो वो सरकार के खुद के सोच की और धोरण की बात है कि आप किस पे ज्यादा जोर दें। बहुत अच्छी बातें आपके साथ में हुई अर्थ विषय पर। हमारे दर्शकों के लिए हम कोशिश करेंगे आपसे लगातार मिलते रहे। धन्यवाद। तो हम आपको बता रहे थे बजट पेश होने जा रहा है, बजट कैसे बनता है, किस तरह से होता है, कौन से पूरी संस्थाएं हैं, लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। कल का बजट आने के बाद फिर हम उसका विश्लेषण भी अर्थतज्ञों के साथ में आपके सामने लाएंगे, पेश करेंगे। आप बस चलते रहिएगा नवभारत के साथ और देखिए हमारे बजट के ऊपर की ये जो विशेष पेशकश है उसे।